नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। झारखंड में पिछले 2 वर्षों में 11 के एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पर हो रहे हैं। तो 19 और 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन का रिवीजन करके आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। तो चलिए 2020 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछे गए 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग 2020 के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? क्रिप्स मिशन योजना 1942, बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या माउंटबेटन योजना 1947। साथियों, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली थी, तो यह तो नहीं होगा। क्रिप्स मिशन योजना 1942 में आई थी, यह भी नहीं होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है, इसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसने कहा संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? अर्थात जिस देश में नियम कानून नहीं होगा वहाँ पर राज्य भी स्थापित नहीं होगा, अराजकता हो जाएगी। किसने कहा था? लास्की ने, बार्कर ने, गार्नर ने या जेलिनेक ने? तो साथियों, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन लास्की का है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? अर्थात सुप्रीम अथॉरिटी कहाँ है? जनता में, संसद में, प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में? तो साथियों, अगर आप भारत की प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो पहला सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। तो भारतीय प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है यहाँ की जनता में निहित है, तो हमारा आंसर जनता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। संवैधानिक उपचार जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है को भारत के संविधान की अंतरात्मा किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, KM मुंशी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो साथियों, संवैधानिक उपचार को भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कही थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया था? अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत है, उसका उन्मूलन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है, आपको जानना चाहिए। अनुच्छेद 17 के तहत अब किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत करना एक अपराध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना जाता? अर्थात किन प्रावधानों को अब कोर्ट में नहीं ले जा सकते? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों? तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बात कही गई है, अगर उसको सरकार पूरा नहीं कर पाती है तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत में राष्ट्रपति का एक्चुअल पोजीशन क्या है? वो राज्य का अध्यक्ष है, सरकार का अध्यक्ष है, राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, हमारे देश में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है वो राज्य के अध्यक्ष की है, वो सरकार का अध्यक्ष नहीं है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? अर्थात वो राज्यसभा से जीते, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, अर्थात राज्यसभा से रहे अपने पूरे कार्यकाल में। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा या मनमोहन सिंह? तो साथियों, मनमोहन सिंह जो है वो अपने पूरे कार्यकाल 10 वर्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, बल्कि राज्यसभा के मेंबर रहे थे। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सरोजिनी नायडू? तो साथियों, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही थी, सरोजिनी नायडू राज्यपाल रही थी, मीरा कुमार जो है वो पहली महिला स्पीकर हैं और दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 12, 250, 233 या 238? तो साथियों, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट होते हैं, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बाकी के जो 238 सदस्य होते हैं वो विभिन्न राज्यों से चुन करके आते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात 238 सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित
कितने न्यायाधीश होते हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का जो स्ट्रेंथ है वो न्यायाधीशों का वो कितना है, 31, 20, 29 या 26। तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो कुल न्यायाधीश की संख्या होती है वो 31 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कानून का शासन जिसे विधि का शासन भी कहते हैं, रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, का विचार किसने दिया। रूल ऑफ लॉ आप जानते होंगे, जिसके तहत प्रधानमंत्री से लेकर एक छोटा सा चपरासी या एक साधारण नागरिक भी कानून के अंदर आता है। तो यह विचार किसने दिया था रूल ऑफ लॉ का, अंबेडकर ने, डायसी ने, बेंथम ने या लास्की ने। तो साथियों विधि का शासन कहें या कानून का शासन कहें या रूल ऑफ लॉ कहें, ये महान विचार देने वाले डायसी थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, 100 विषय, 97, 66 या 47। तो साथियों संघ सूची में सबसे अधिक विषय 97 रखे गए हैं, राज्य सूची में 66 और केंद्र समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किनके पास है, अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब जिसका वर्णन ना तो राज्य सूची में है और ना केंद्र सूची में ना समवर्ती सूची में, अर्थात कोई नया विषय आ जाए तो वो किस के पास रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास, विधानसभा, राष्ट्रपति या संसद। तो साथ ही अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संसद के पास है, अर्थात केंद्र सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या चुनाव आयोग। तो साथियों हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। साथियों राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे सभी बड़ी बड़ी नियुक्तियां जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है, अर्थात हमने अमेंडमेंट की जो व्यवस्था है, संविधान में सुधार की जो व्यवस्था है वो किससे लिया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से या दक्षिण अफ्रीका से। तो साथियों संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, अर्थात कल्याणकारी राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाने की संकल्पना किसमें है, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, प्रस्तावना में या नीति निर्देशक तत्व में। तो साथियों कल्याणकारी राज्य की जो व्यवस्था है वो नीति निर्देशक तत्व में है, जिसमें नागरिकों के आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान की बात कही गई है। अब ऑन लिबर्टी के लेखक कौन हैं, J.S. मिल, गार्नर, लास्की या T.H. ग्रीन। तो साथ ही ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक J.S. मिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा, प्लेटो ने, गार्नर ने, लास्की ने या एक्टर ने। तो साथियों राज्य को लेकर के सबसे ज़्यादा जो परिभाषा फेमस है वो गार्नर का है, इसलिए आप लोग याद रखने में सुविधा होगा कि यह कथन भी गार्नर का है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, T.H. ग्रीन ने, प्लेटो ने, अरस्तू ने, हॉब्स ने। रिपब्लिक पुस्तक में न्याय की अवधारणा का वर्णन किया गया है और आप लोग जानते हैं कि न्याय को लेकर के सबसे ज़्यादा जो संजीदा हैं वो प्लेटो हैं, तो हमारा उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा लेता है लेकिन हर जगह बंधनों से जकड़ा है। बहुत अच्छा वाक्य है कि मनुष्य जन्म लेता है तो स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी तरह का परंपरा, जात पात या देश का बंधन नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बंधनों में जकड़ते जाता है। यह किसका कथन है, मिल का, लास्की का, ग्रीन का या रूसो का। तो साथियों ये कथन जो है वो महान दार्शनिक रूसो का है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, निम्न में कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, वोट देना, आजीविका पाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीके से बदलना। तो वोट देना राजनीतिक अधिकार है, चुनाव में भाग लेना भी राजनीतिक अधिकार है, सरकार को संवैधानिक तरीके से बदलना यह भी आपका राजनीतिक अधिकार है। आजीविका पाना आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक अधिकार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, प्राचीन युग में राज्य का प्रारूप क्या था, कैसे थे राज्य, नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे, साम्राज्य थे, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट जैसा कि अभी हैं वैसे थे या इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों प्राचीन काल में राज्य का स्वरूप जो था वो सिटी स्टेट का था, अर्थात नगर राज्य का था। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सच बोलना और कर्ज की अदायगी करना ही न्याय है, किसने कहा? प्लेटो ने, J.S. मिल ने, महात्मा गांधी ने या अरस्तू ने? तो साथियों सच बोलना और कर्ज की अदायगी करना ही न्याय है, जहां न्याय आ जाएगा आप लोग जान लीजिएगा कि यह कथन बहुत हद तक प्लेटो का हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? कौन ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आप सोच के जवाब दीजिए। राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य संसद के मनोनीत सदस्य, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, इसलिए उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? इंदिरा गांधी, J.S. मिल, महात्मा गांधी या अरस्तू? साथियों महात्मा गांधी ने एक स्वराज पे किताब भी लिखी थी, हिंद स्वराज जिसका नाम है, तो आप उसके माध्यम से इसे लिंक कर सकते हैं। यह कथन कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, अर्थात जब हम आज्ञा पालन करना सीखते हैं, खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, तभी हम सच्चे स्वराज की कल्पना कर सकते हैं। यह कथन जो है वो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो साथियों संघ या संगठन बनाने का अधिकार जो है वह हमारा राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि उसे मान्यता प्रदान करता है, अर्थात राज्य कोई अलग से अधिकार नहीं देता बल्कि जो अधिकार हैं उसे मोहर देता है, कानूनी मोहर देता है। वो किसका कथन है? प्लेटो का, लास्की का, ग्रीन का या बार्कर का? यह कथन लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1953, 1947, 1955 या 1971? तो साथियों भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, फिर जाकर के इसका संविधान में संशोधन 2020 में किया गया, CAA, जो कि बहुत ही चर्चा में है, जिसका विरोध हो रहा है। तो ये 1955 में बनाए गए कानून का ही संशोधन है, तो हमारा उत्तर होगा 1955, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने या न्यूजीलैंड ने? तो साथियों महिलाओं को अधिकार दे दिया, पुरुषों को अधिकार दे दिया, सभी वयस्क पुरुषों को अधिकार दे दिया। ऐसी स्थिति को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देने वाला पहला जो देश था वो बहुत ही कम आबादी वाला छोटा देश है, लेकिन वह है न्यूजीलैंड। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग 32वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? अर्थात कौन नागरिक रहेगा, कौन नागरिक नहीं रहेगा, किस प्रकार नागरिकता मिलेगी, किस प्रकार नागरिकता चली जाएगी, यह अधिकार किसको है? मुखिया को, राष्ट्रपति को, संसद को या प्रधानमंत्री को? तो साथियों यह अधिकार जो है वो हमारे पार्लियामेंट को है, संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? आज जो नेशन स्टेट की बात हम लोग करते हैं सभी देशों में, वो किस क्रांति के कारण आया? गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या इनमें से कोई नहीं? गौरवपूर्ण क्रांति से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति से तो आप जानते हैं कि बिजनेस में इजाफा हुआ, बिजनेस बढ़ा पूरे दुनिया में, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ही जो था वो पूरे दुनिया में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? साथियों पंथ निरपेक्ष शब्द जो है और समाजवाद शब्द, अखंडता शब्द, ये हमारे मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, वो बाद में जोड़ा गया। तो बताइए किस वर्ष ये जोड़ा गया? 1949 में, 1950 में, 1976 में या 1978 में? तो साथियों यह जो शब्द है 1976 में जोड़ा गया, 42वें
संशोधन के द्वारा। अब आपको बताना है कि 1976 में जब 42वां संशोधन हो रहा था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किसने कहा राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है। राष्ट्रवाद जो है वो पूंजीवादी अवधारणा है। सोचिए, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, पूंजीवाद रहे या समाजवाद, लेकिन सबसे बड़ा है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को पूंजीवादी अवधारणा किसने करार दिया? हिटलर ने, डायस ने, एंडरसन ने या कार्ल मार्क्स ने? तो साथियों, राष्ट्रवाद को पूंजीवादी अवधारणा करार देने वाले थे कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550, 543, 552 या 545? तो साथियों, अभी तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 प्लस 2 545 है, लेकिन अधिकतम इसकी संख्या जो है वो 552 हो सकती है, जिसमें 550 निर्वाचित होंगे और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होंगे। तो 550 निर्वाचित होंगे, जिसमें 530 राज्यों से आएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। तो हमारा उत्तर होगा 550, अर्थात निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। अगर कुल पूछा जाता तो 552 होता। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पंचायत के क्षेत्र में कितने विषय आते हैं? पंचायती राज को अनिवार्य कर दिया गया है 73वें संशोधन के द्वारा, तो उसको कितने अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं? 26, 27, 28 या 29? तो साथियों, पंचायती राज को कुल 29 विषय दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी, भाईचारा, फ्रेटर्निटी या इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव? तो साथियों, फ्रांसीसी क्रांति का सभी ये तीनों जो नारा है वो तीनों नारा था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो हमारा आंसर होगा डी। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? भारत, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन? तो साथियों, जब भी कोई अच्छी बात आए तो हम लोग उसके साथ अपना नाम जोड़ना चाहेंगे, तो हमारा उत्तर होगा भारत। भारत के संविधान को शांति संविधान कहते हैं। विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन है? लोगों की खुशहाली, सरकार की भलाई, पूंजीपतियों की भलाई या इनमें से सभी? तो साथियों, इनमें से सभी सोच करके आप नहीं टिक मारिएगा, क्योंकि विकास का वैकल्पिक कह रहा है कि अगर विकास ना भी हो पाए पूरा, थोड़ा कम भी विकास हो, तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? लोगों की खुशहाली, सरकार की भलाई या पूंजीपतियों का लाभ? तो साथियों, वह ऑप्शन ए हमारा सही है, लोगों की खुशहाली। अगर लोग कम विकास में भी खुश होते हैं, जैसे कि भूटान के लोग बहुत ही खुश होते हैं, वहाँ पर विकास जो है वो भौतिक चीज़ों से नहीं नापा जाता, बल्कि इससे मापा जाता है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। वहाँ जीडीएच नापा जाता है, वहाँ जीडीपी नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस नापा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा लोगों की खुशहाली। तो इस प्रकार साथियों, आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जो कि 2020 में पूछा गया था। इसी प्रकार 2019 में पूछे गए क्वेश्चन को मैं आपके पास लाऊंगा एक वीडियो बना करके। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, 11 क्लास के लिए फ़ायदेमंद है, तो अपने 11 के साथियों को शेयर करें। साथ ही साथ मैं 9 से 12 तक के वीडियो बनाता हूं, तो अपने 9, 10 के जूनियर्स को और 12 के सीनियर को भी इस चैनल के बारे में आप लोग बता सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।